हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। इसमें आप सभी को ग्राम पंचायत, लोकसभा, लोकतंत्र, विधानसभा इत्यादि से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये क्लास आप सभी की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं, चाहे आप सभी का सब्जेक्ट से हो या आपका पेडागोजी से हो। तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और आप सभी को इस चैनल के माध्यम से 2011 से लेकर 2024 तक पूछे गए सभी क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर वॉच कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और आम चुनाव हुआ है 1951 से 1952 में। 51-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुनी जाती है। तो ये इसका वर्ष होता है 5 वर्ष और 5 वर्ष के बाद में फिर से ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। और किसी कारण यदि चुनाव नहीं होता है तो क्या होगा, तो जो निवर्तमान का अर्थ होता है, जो पहले ग्राम पंचायत था या थी वही रहेगा, जो ग्राम पंचायत था वही फिर से बन जाएगा। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है। एक से अधिक स्तर की सरकार को संघवाद कहते हैं। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है, उदारवादी है, गणतंत्रात्मक है या कुलीन तंत्र या धर्म तंत्र, ये सभी शब्द देखने को मिल जाए तो सरकार को अनेक रूप या स्वरूप में जाना जाता है। धर्म तंत्र ये सरकार के ही प्रकार है या स्वरूप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, एक सरकार जिसमें राजा सर्वोच्च है लेकिन उनकी शक्तियां कानून या संविधान के तहत सीमित है, उसको क्या कहेंगे, संवैधानिक। उसको कहेंगे संवैधानिक राजशाही। संवैधानिक राजशाही आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं संवैधानिक राजशाही। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय रचना को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पंचायती राज प्रणाली के संबंध में 6 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो संवैधानिक दिशा निर्देश है इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। जो पंचायती राज प्रणाली है इसमें अपने कानून होते हैं, तो किसके निर्देश में होते हैं, संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट है, पटवारियों या लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। ये कौन करता है, तहसीलदार। पहला आंसर सही हो जाएगा, तहसीलदार। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष। न्यूनतम जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी, यहाँ पे पहला दूसरा पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। जनपद पंचायत जो होती है जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। जिला स्तर मतलब जितने भी आसपास के गांव हैं सबको कवर करती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। ये पॉइंट गलत होगा। तो आपका पहला आंसर यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। कार्यपालिका अंग से अभिप्राय क्या है, तो लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, जो कार्यपालिका का अंग है, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य किस प्रकार का है। तो आप सभी को पता है कि लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो ये चुने जाते हैं जनता के द्वारा। किसके द्वारा चुने जाते हैं, लोगों या जनता के द्वारा चुने जाते हैं। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, ये बताना है। तो क्या होगा आंसर, कि जो ग्राम पंचायत है अपने पंचायत सचिव को चुनती है। पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत नहीं चुनती है। ये आंसर यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, जो सही नहीं है।
नेक्स्ट है ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो डी सही हो जाएगा। ग्राम सभा का सचिव जो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। जो ग्राम सभा सचिव होता है किसकी बैठक करवाता है, तो ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाता है और कार्यवाही का जो आलेख होता है इसके सभी के लिए वह उत्तरदायी होता है। इसके बाद में है पटवारी के बारे में बताना है क्या सही होगा। तो पटवारी यानी कि लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में पहला और दूसरा दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 15 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। तो जो पटवारी होता है एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का उद्यतन लेखा जोखा रखता है। पटवारी का काम होता है भूमि का लेखा जोखा रखना, पहला आंसर सही है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पहला और दूसरा ये दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप सभी लोग प्लीज 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम में 100% क्वेश्चंस यहाँ से प्लेलिस्ट से पूछे जाएंगे। पूरा आपने प्लेलिस्ट देखा होगा तो आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस 2011 से 2024 तक किस प्रकार से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ग्राम पंचायत का कार्य क्या नहीं है, तो अभी आपने देखा है जो ग्राम पंचायत है ये ग्राम सचिव को चुनती है, ये आंसर यहाँ पर आपका सही नहीं होगा। जो कार्य नहीं है वो क्या है, बी आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सरकार राज्य सरकार का है। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कर सकती है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजक के विषय में सत्य नहीं है। पहला सही हो जाएगा। 18 का आंसर यहाँ पर पहला सही है। राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्रित करने के लिए प्रयोग नहीं किया है, किसका, ग्राम भोजक का प्रयोग। ये क्वेश्चन आप सभी का सीटेट में कई बार रिपीट हो चुका है। ग्राम भोजक का प्रयोग किस कभी भी टैक्स एकत्र करने के लिए नहीं किया है। नेक्स्ट है 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है किससे। ये संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। और इसको लागू कब किया गया है, लागू किया गया है अप्रैल 1993 में। लागू कब किया गया है, अप्रैल 1993 में लागू किया गया है। और जो 73वां भारतीय संविधान संशोधन है ये कौन सा है, तो 1992, लागू 1993 में किया गया है। नेक्स्ट है किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया है और सीटेट के पेपर में यहाँ पर जो पहला आंसर है इसको सही माना है। और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या होगा, अक्टूबर 1959। अक्टूबर 1959 मंथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा मंथ है, अक्टूबर। इस क्वेश्चन को अभी आपने देखा है, राजस्थान आपका आंसर सही होगा। और लागू कब हुआ है, तो अक्टूबर 1959 में लागू हुआ है। कहां पर, राजस्थान में। नेक्स्ट है लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आंसर क्या होगा। तो संचार जो आपकी मीडिया होती है, मीडिया का काम क्या होता है कि जो भिन्न प्रकार की घटनाएं होती है उस पर चर्चा करना, उसको अन्य लोगों तक पहुंचाना। तो देश और सरकार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। इसके बाद में है भारत में राज्यपाल राज्य के की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 23 का सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रजातंत्र को जनता का जनता के लिए शासन किसने कहा है, तो ये कहा है अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा है, अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया है। सभी को पता है राजस्थान में किया गया है। कब किया गया है, अक्टूबर 1959 में किया गया है। नेक्स्ट है संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है कि संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार हो और कानून के अनुसार सरकार हो। लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं, तो ग्राम पंचायत के 3 पक्ष होते हैं। ग्राम पंचायत के 3 पक्ष होते हैं, आगे हम इसका डिस्कस करने वाले हैं।
नेक्स्ट है ग्राम न्यायालय कहलाता है। ग्राम न्यायालय को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं। आंसर यहाँ पर भी सही होगा। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चंस देख लिए। अब आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सरकार के बारे में। तो सरकार क्या है? सरकार जो है राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। यदि सरकार नहीं होगी तो व्यवस्था तितिर बितिर हो जाएगी, मतलब पूरी व्यवस्था डिसबैलेंस हो जाएगी। और सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका जिसे विधायिका कहते हैं, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। सरकार संप्रभु होनी चाहिए, अर्थात आंतरिक व बाह्य रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। सरकार अपने निर्णय स्वयं ले कि जो जनता के हित में हो, इस प्रकार के निर्णय ले। इसमें किसी भी प्रकार से विचार विमर्श ना हो। संप्रभु का अर्थ होता है कि आंतरिक और बाह्य रूप से वह स्वतंत्र होनी चाहिए। इसके बाद में है कि सरकार के जो विभिन्न स्तर है कौन कौन से हैं? तो पहला है केंद्रीय स्तर है, दूसरा राज्य स्तर है व तीसरा स्थानीय स्तर है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो केंद्रीय स्तर है, केंद्र यानी कि राष्ट्रीय स्तर। केंद्रीय स्तर का जो संबंध होता है पूरे देश से होता है, आप इसे सेंट्रल भी कह सकते हैं। संपूर्ण देश का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा होता है। जो संपूर्ण देश का संचालन होता है किसके द्वारा होता है? केंद्र सरकार के द्वारा होता है। इसके बाद में है राज्य संबंध देश के या संघ की विभिन्न इकाइयों से है, जैसे उत्तर प्रदेश से, राजस्थान है, पंजाब इत्यादि। यहाँ पर आपको ये समझाया गया है कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार है तो उत्तर प्रदेश को ही पूरा हैंडल करेगी, राजस्थान की सरकार है तो राजस्थान को हैंडल करेगी, और पंजाब की सरकार है तो पंजाब को हैंडल करेगी। नेक्स्ट है स्थानीय का जो संबंध है, ये देश के सबसे निचले स्तर जैसे गांव, ग्राम पंचायत इस प्रकार से है, अर्थात पंचायत व नगर पालिका से है। अब जैसे यूपी की, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है। पंचायत ग्रामीण स्तर के लिए व नगर पालिका जो होती है शहरी क्षेत्र के लिए होती है। ग्राम पंचायत किसके लिए होती है? ग्रामीण स्तर के लिए, और नगर पालिका शहरी क्षेत्र के लिए होती है। इसके बाद में है सरकार के कार्य क्या होते हैं। तो भारत के संदर्भ में सरकार के सभी स्तरों पर विभिन्न कार्य एवं शक्तियां होती हैं। केंद्रीय स्तर पर कौन से कार्य हैं? तो सरकार के कार्य जो है संविधान के द्वारा संघ सूची में उल्लेखित है। जो केंद्र सरकार के कार्य है ये किस सूची में उल्लेखित है? तो संघ सूची में उल्लेखित है। जैसे यहाँ पर क्या है, तो संपूर्ण देश के लिए कानून का निर्माण करना है, उसका परिपालन करना है, संपूर्ण देश के नागरिकों के लोक कल्याण को बढ़ावा देना है, राष्ट्र की सुरक्षा व रक्षा करना है, व दूसरे देश के साथ संबंधों को विकसित करना है। ये किसके कार्य हैं? तो केंद्र सरकार के कार्य हैं। अब राज्य सरकार के कार्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सरकार के कार्य संविधान के तहत राज्य सूची में उल्लेखित है। राज्य सरकार है तो राज्य सूची में होगा, और केंद्र सरकार है तो संघ सूची में होगा। राज्य क्षेत्र विशेष के लिए अर्थात अपने राज्य के लिए कानून बनाना व उसका परिपालन कराना, राज्य के नागरिकों के लोक कल्याण को बढ़ावा देना, राज्य के विकास कार्य को करना, कृषि, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी उपलब्ध कराना है। स्थानीय जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो स्थानीय सरकार के अंतर्गत जो इसके कार्य व शक्तियों का प्रावधान किसमें किया गया है? तो भाग 9 में किया गया है। भाग 9 व भाग 9 का में किया गया है। सूची कौन सी है? तो सूची है 11वीं व 12वीं। 2 सूचियां हैं, 11वीं व 12वीं सूची है। और भाग कौन सा है? तो 9 का या 9 भाग है। इनको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो स्थानीय स्तर की सरकार के जो कार्य व शक्तियों का प्रावधान किसमें किया गया है? भाग 9 का में किया गया है, और सूची 11 व सूची 12 में किया गया है अनुसूची। इसका कार्य स्थानीय स्तर पर नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है, जैसे शिक्षा, कृषि व स्वास्थ्य। अब इसके बाद में है यहाँ पर सरकार के विभिन्न प्रकार व रूप कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर लोकतंत्र है। अब यहाँ पर सरकार के अनेक रूप कौन कौन से हैं? सरकार को आप किस रूप में जानते हैं? राजतंत्र के रूप में, निरंकुश तंत्र के रूप में, कुलीन तंत्र के रूप में, अधिनायक तंत्र के रूप में, लोकतंत्र के रूप में, सैन्य तंत्र व धर्म तंत्र के रूप में इत्यादि रूपों में जानते हैं सरकार को। पहला क्या है? यहाँ पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। और जो डेमोक्रेसी है ये ग्रीक भाषा क्या है? डेमोस व क्रेसिया शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के डेमोस व क्रेसिया से बना हुआ है। डेमोस का अर्थ क्या होता है?
तो जनसाधारण या लोग जबकि जो क्रेसिया का अर्थ होता है कि शासन अर्थात जनता का शासन। और जो लोकतंत्र होती है मुख्य इसके दो रूप हैं, पहला क्या है प्रत्यक्ष व दूसरा अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, दूसरा अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष के अंतर्गत क्या होता है, तहत जनता शासन प्रक्रिया या नीति निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करती है। विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर क्या है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। जबकि जो अप्रत्यक्ष है, ये लोकतंत्र के तहत जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिनिधात्मक शासन प्रणाली भी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहते हैं, प्रतिनिधात्मक शासन प्रणाली। इसके बाद में है लोकतंत्र वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र लोगों या जनता का शासन होता है। लोकतंत्र को क्या कहते हैं, लोगों का या जनता का शासन कहते हैं। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा ही सरकार को निर्णय लेने, कानून का पालन करवाने की बाह्य शक्ति प्रदान की जाती है। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा सरकार किस प्रकार से निर्णय ले सकती है, कानून का पालन करवा सकती है, ये शक्ति किसके पास होती है, तो जनता के पास। लोकतंत्र में सरकार को यह शक्ति जनता चुनाव या निर्वाचन के माध्यम से देती है। किसी भी सदस्य का जो जैसे चुनाव होता है ये जनता के द्वारा होता है और जनता ही क्या करती है कि निर्वाचन या चुनाव के माध्यम से यह सरकार को शक्तियां देती है कि हाँ आप इस पर अपना कानून चला सकते हैं। इसके बाद में है लोकतंत्र में सरकार किसी भी प्रकार के निर्णय व कार्यों के लिए जनता के प्रति ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। जो लोकतंत्र सरकार है ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है, तो जनता के प्रति। इसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं राजतंत्र के बारे में। राजतंत्र में राजा या रानी के पास किसी भी प्रकार के निर्णय लेने व सरकार चलाने की शक्ति होती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की सरकार चलाने या निर्णय लेने की शक्ति होती है। राजतंत्र के तहत राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है। किसके पास होता है, राजतंत्र में राजा के पास होता है सलाहकारों का एक छोटा सा समूह, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है, परंतु निर्णय लेने की जो अंतिम शक्ति होती है ये राजा के पास होती है। सलाहकार तो होते हैं लेकिन यहाँ पर जो अंतिम निर्णय होगा वो किसके पास होगा, वो राजा के पास होगा। राजतंत्र के विपरीत एक निरंकुश सरकार या निरंकुश राजतांत्रिक सरकार भी होती है। राजतंत्र के विपरीत क्या है, निरंकुश सरकार है, या इसको और किस नाम से जानेंगे, राजतांत्रिक सरकार, निरंकुश राजतांत्रिक सरकार, जिसमें राजा या रानी की इच्छा ही कानून होता है, जिसमें जनता पर निरंकुश तरीके से शासन किया जाता है। बिना किसी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उस पर शासन करना है और उसने किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी वो कानून के बंधन में है, तो यह निरंकुश हो जाएगा, बिना किसी अंकुश के उस पर शासन करना। इसके बाद में है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में क्या होता है, तो कुलीन तंत्र सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कुछ व्यक्ति मिलकर शासन करते हैं। संपूर्ण सत्ता या शासन का अधिकार कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहता है। अधिनायक तंत्र में क्या होता है, तो अधिनायक तंत्र ऐसी सरकार होती है जो प्रजा के ऊपर निरंकुशता पूर्वक शासन करती है। जो अधिनायक तंत्र में होती, जैसे कि अभी आपने देखा है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है बिना कोई गुनाह करे, बिना किसी अपराध के उस पर शासन किया जाता है, तो ये किस प्रकार का शासन होगा अधिनायक तंत्र के अंतर्गत, तो निरंकुशता पूर्वक शासन होगा। इस प्रकार की शासन प्रणाली में लोगों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे फांसीवाद व नाजीवाद सरकार। तो किसी भी प्रकार से वो अपनी इच्छा के अनुसार ना कहीं जा सकता, न आ सकता है। भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। लोक सरकार को क्या कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, सामने जाकर नहीं कहती है कि हाँ मतलब यही इसका ही चुनाव करने वाले हैं, वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इसके बाद में सरकार के अनेक प्रकार के व स्वरूप होते हैं। कौन कौन से हैं सरकार के, तो राजतंत्र है, निरंकुश तंत्र है, कुलीन तंत्र है, अधिनायक तंत्र है, लोकतंत्र है, सैन्य तंत्र है व धर्मतंत्र है। इसके बाद में है राजतंत्र। वर्तमान में विश्व के कुछ देशों में राजतंत्र का जो स्वरूप प्रचलित है वह संवैधानिक राजतंत्र का है।
यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो कुछ देशों में राजतंत्र है, ये किसका एक प्रकार का स्वरूप है? संवैधानिक राजतंत्र का। संवैधानिक राजतंत्र का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है, ये कहाँ देखने को मिलता है? ब्रिटेन व जापान में। इसके बाद में है सैन्य तंत्र। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जो सैन्य तंत्र है, इसके अंतर्गत वर्तमान में नवंबर 2020 से म्यांमार में सैन्य शासन स्थापित है। वह मई 2021 से अफ्रीका देश माली में जो सैन्य तंत्र है ये स्थापित है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैन्य तंत्र कहाँ पर स्थापित है और कब स्थापित किया गया है। डेट मंथ याद रखिएगा और यहाँ पर देश भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि वोट डालने का जो अधिकार है ये सभी वयस्क नागरिकों को दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के तहत जो प्रारंभ में वोट डालने के अधिकार के संबंध में क्या था, लिंग, क्षेत्र, जाति व अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव किया जाता था। लेकिन अभी इस प्रकार से कुछ भी नहीं है, सभी व्यक्ति समान है और सभी को वोट डालने का समान अधिकार है। सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट डालने देती थी जो पढ़े लिखे होते थे और जिनके पास संपत्ति होती थी। लेकिन अब यहाँ पर बदलाव हो चुका है। तो अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले सरकार किस प्रकार से वोट डलवाती थी, वोट किस प्रकार से जनता देती थी, तो जो अमीर होते थे, जिनके पास पैसा होता था, संपत्ति होती थी, जो पढ़े लिखे होते थे, वही वोट डाल सकते थे। महिलाओं, गरीबों व अशिक्षित लोगों को मत वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व बहुत ही कम लोगों को वोट डालने का अधिकार था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। गांधी जी ने इसे अन्यायपूर्ण व्यवहार बताया और 1931 ईस्वी में अपनी पत्रिका यंग इंडिया समान मतदान के अधिकार की मांग की है। किस पुस्तक में की है? यंग इंडिया में की है। कब? 1931 ईस्वी में। उन्होंने लोकतंत्र के तहत वोट के अधिकार में किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध किया है। तो समानता का और समान मतदान के अधिकार की मांग किसने की है? तो महात्मा गांधी जी ने की है। कब की है? तो 1931 में। किस पुस्तक में? तो यंग इंडिया है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विश्व में, विशेषकर यूरोप व अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं के मताधिकार आंदोलन को अधिक बल मिला है। किसके दौरान मिला है? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिला है, जिसे महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज मूवमेंट किसको कहा जाता है? महिला मताधिकार आंदोलन को। इसके बाद में है, विश्व में सबसे पहले स्थानीय स्तर पर महिलाओं को मत देने का अधिकार न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में दिया गया है। विश्व में पूछा जाए कि विश्व में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार जो है कब हुआ है, तो सबसे पहले स्थानीय स्तर पर हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा, कहां पर हुआ है? न्यूजीलैंड में। कब हुआ है? 1893 में। विश्व में, अमेरिका में सर्वप्रथम संपूर्ण देश में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1920 ईस्वी में दिया गया है। विश्व में, अमेरिका में सर्वप्रथम संपूर्ण देश में महिलाओं का जो मत देने का अधिकार है 1920 में दिया गया है। 1928 ईस्वी में इंग्लैंड में, फिर 1945 में फ्रांस में। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है जो लोकतंत्र के मूल तत्व हैं, कौन कौन से हैं? तो लोकतंत्र के मूल तत्व क्या है? समानता, स्वतंत्रता, अधिकार व न्याय है। विश्व में दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जो रंगभेद से सबसे अधिक प्रभावित रहा है। रंगभेद, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, रंगभेद जैसे वहां के लोग थोड़ा सा सांवले होते हैं, इसलिए। रंगभेद का अर्थ क्या होता है? श्वेत व अश्वेत व प्रजाति के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक स्तर पर भेदभाव होना। ये कुछ इस प्रकार के भेदभाव कहां पर देखने को मिलते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में ध्यान रखिएगा कि श्वेत लोगों को क्या बोला जाता है? अफ्रीकन्स बोलते हैं, जबकि जो अश्वेत, जो डल कलर के होते हैं, जो काले कलर के होते हैं, उनको मूल भाषा में जूलू बोलते हैं। जूलू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख नेता थे जिन्होंने रंग भेद की नीति के विरोध में एक आंदोलन चलाया है। जो कौन सा आंदोलन बना है? विश्वव्यापी आंदोलन। विश्वव्यापी आंदोलन किससे संबंधित है? तो नेल्सन मंडेला से संबंधित है। किस लिए? तो रंग भेद की नीति के विरोध में। रंग भेद की नीति के विरोध में नेल्सन मंडेला के अथक प्रयास से ही 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को कब समाप्त किया गया? 1994 में। और दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना है।
दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना है? 1994 में, क्योंकि जब यहाँ पर रंग भेद समाप्त हुआ है तभी लोकतांत्रिक देश बना है। लोकतांत्रिक लोकतंत्र के तहत जनता शासन प्रक्रिया में अपनी भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। और इसके अलावा कौन-कौन से अफ्रीका में हड़ताल हुए हैं, अन्य साधन कौन-कौन से हैं? तो हड़ताल है, धरना प्रदर्शन है, जुलूस, हस्ताक्षर अभियान है। ये कहाँ पर हुए हैं? तो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में हुए हैं। इसके बाद में है अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन व अन्य जनसंचार के साधन जनता व सरकार के बीच आपसी संपर्क कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार के बीच व जनता के बीच जो है, सरकार व जनता के बीच आपसी संपर्क को ये सभी बढ़ावा देते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रेस या मीडिया जनसंचार के साधनों को लोकतांत्रिक का चौथा स्तंभ या चौथा खंभा माना जाता है। प्रेस क्या है? चौथा पिलर माना जाता है किसका? लोकतंत्र का। अन्य स्तंभ क्या है? व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है व न्यायपालिका है। ये तो तीन है। और चौथा क्या है? मीडिया है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में नदी के पानी व उस पर बने बांधों की वजह से अनेक राज्यों में आपसी विवाद होते रहे हैं, जिसमें कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच जो कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर कृष्णा सागर बांध बना है, जबकि तमिलनाडु में मेटूर बांध बना है। ये भी एक कारण है। तो ये दो कारण है और सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जैसे कि आप सभी को प्लेलिस्ट के बारे में बताते हैं, तो प्लेलिस्ट आप सभी लोग जरूर वॉच करते रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग सिर्फ थ्योरी एक बार पढ़ना चाहते हैं, या थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी चाहते हैं, या सिर्फ आप सभी लोग क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं। तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इससे जो कंटेंट है रेडी करने में हमें हेल्प मिल जाएगी, और आप लोगों को भी एक मोटिवेशन यहाँ से मिलेगा कि हाँ, आप सभी का जो सिलेबस है ये कंप्लीट होने वाला है। चूंकि जो आपका हिस्ट्री ये कंप्लीट हो चुका है, जियोग्राफी लगभग कंप्लीट होने वाला है, और पॉलिटिकल साइंस ये आप सभी की कंप्लीट हो जाएगी 2 to 5 डेज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।